औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो मास अटैच टू द स्प्रिंग। मास अटैच टू द स्प्रिंग हम इस टॉपिक में पढ़ाएंगे आप लोगों को कि हमने एक मास लिया है और हमने उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया है एंड वी टेक अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। हम यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस कैसे कहते हैं? तो फ्रिक्शनलेस सरफेस हमारे पास वो सरफेस है जिसको हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। तो दिस इज़ द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये हमारे पास क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो इस स्प्रिंग के साथ हमने क्या चीज़ अटैच किया है? एक मास को अटैच किया है। तो ये हमारे पास मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन एज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। हम किस पोजीशन से इसको ओ से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नाउ वेन एवर वी अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स, हम यहाँ पर फोर्स को क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या इसके जगह आप लोग लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है। सो वी विल टेक द अप्लाइड फोर्स एज एन पॉजिटिव डायरेक्शन। हम कौन से डायरेक्शन में लेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमने जितना फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स इस स्प्रिंग में क्या हो चुका है? वो इसमें रिस्टोर हो चुका है। क्या हो चुका है? रिस्टोर हो चुका है। तो मीन उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रिस्टोर फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। So the applied force direction is away from the mean position and the restoring force, the applied force is stored in the spring which is called a restoring force। और वो जो restore force है वो इस spring में क्या हो चुका है? store हो चुका है। Whenever we remove the applied force, so the body will move towards the mean position। Due to what it will move? सो ड्यू टू द रिस्टोर फोर्स, ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है ये इस स्प्रिंग में क्या हो चुका है? स्टोर हो चुका है। तो ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स इट विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी और इनर्शिया यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम है। तो ड्यू टू द इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन एट इट विल मूव अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन और इस तरफ, और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन। क्लियर? और इस कंप्रेशन की वजह से ये फिर इस तरफ टूवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो द बॉडी विल मूव अवे एंड टूवर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कभी इस तरफ जा रहे हो, कभी इस तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मास अटैच टू द स्प्रिंग जो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक का जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स। ए क्या है? द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए। ये हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन ओ टू ए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो A is directly proportional to the displacement. And what is negative sign? The negative sign show that it is always toward what? Towards the mean position। A का जो डायरेक्शन है वो हमेशा के लिए किस तरफ होगा? वो मीन पोजीशन की तरफ होगा। अगर मास अटैच टू द स्प्रिंग सेटिस्फाई कर रहे ये वाला इक्वेशन, तो मास अटैच टू द स्प्रिंग जो है हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब देखें, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग to the Hooke's law, Hooke's law के मुताबिक अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट under the elastic limit, under the elastic limit, the applied force is directly proportional to the displacement।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक वर्ड इस्तेमाल किया है इलास्टिक। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी हमारे पास बॉडी में एक प्रॉपर्टी है, जब हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें बिगाड़ आ जाता है, और जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें और बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर स्प्रिंग देखें, इसका जो ओरिजिनल पोजीशन हमारे पास ये है, जब यहाँ पर हम इस पे अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो सो ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इट विल एक्सपेंडेड, ये क्या हो चुका है? एक्सपेंड हो चुका है। अब देखें ये वाले फोर्स इसमें क्या हो चुका है? रिस्टोर हो चुका है। अब इसका प्रॉपर्टी ये है कि अपने बॉडी अपने आप को क्या कर सकते? ओरिजिनल शेप को दोबारा गेन कर सके। तो अपने शेप को दोबारा गेन करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर? तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स जिससे बॉडी का जो शेप है वो बिगड़ जाए, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पर और वो बॉडी जब हम उसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें और बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा गेन करे तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हुक्स लॉ के मुताबिक के अंडर द इलास्टिक लिमिट हम यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे वो इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाएंगे। ऐसा ना हो कि हम इस पर इतना फोर्स लगा दें कि स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर ना आ जाए। तो वो कहते हैं कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाएंगे, हमने उस बॉडी का जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म नहीं करवाना। तो जब हम जितना फोर्स ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो ज़्यादा होगा, लेकिन हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जब हम जितना फोर्स ज़्यादा कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ये अप्लाइड फोर्स है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, ये। अच्छा, रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, सो वी विल पुट व्हाट? वी विल पुट द नेगेटिव कांस्टेंट टर्म। सो एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटा दिया और यहाँ पर हमने लिखा के एक्स। अब व्हाट इज के? के क्या है? तो के हमारे पास हमने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन लिख दे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, सो के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखें आप लोग, ये तो हमारे पास क्या है? अप्लाइड फोर्स है। अब हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमने फोर्स लगाया है वो अप्लाइड फोर्स, वो इस स्प्रिंग में क्या हो चुका है? रिस्टोर हो चुका है। और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है? इस तरफ है। सो दैट्स व्हाई वी विल टेक ए नेगेटिव। हम यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगा? वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। तो दैट्स व्हाई वी विल टेक अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इफ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ब्लैक से लिखूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन शो दैट इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोगों को क्या कहते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा? उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किस चीज़ का? एक्सेलरेशन का। कि हम जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो यहाँ पर F इज इक्वल टू ma। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो F की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दे? पुट कर दे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F
एंड इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास है ma, क्योंकि इफ़ की जगह मैंने क्या पुट किया, ma पुट किया, और माइनस kx ये वाला टर्म आ गया। अब देखें वेयर m इज द मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो m इज द मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जनाब हम ये वाले इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे। अगर इससे ये वाले इक्वेशन आ रहा है तो मीन के मास अटैच टू द स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि m इज़ द मास, m हमारे पास क्या है, मास है, जो कि हमने इसके साथ अटैच किया है। लेट सपोज हमारे पास ये मास क्या है, 2 किलोग्राम है। अगर हम इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं या इस तरफ लेके जा रहे हैं तो मास में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब किसी चीज़ में चेंज नहीं आता तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो मास भी हमारे पास कांस्टेंट है और स्प्रिंग कांस्टेंट, ये k जो है ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर दे। क्लियर। तो हमारे पास जो कि यहां पर इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर ma इज इक्वल टू माइनस kx। m को यहाँ पर भी डिवाइड कर दे और m को यहाँ पर भी डिवाइड कर दे, m कैंसल। सो a इज इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाय m एंड टू x। जनाब ये देखिए ये दोनों टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर k भी स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो k डिवाइड बाय m ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि a इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पर क्या आ गया, कांस्टेंट एंड टू x। अब देखें जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, किस चीज़ को, प्रोपोर्शनलिटी को, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट इक्वल, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो देखें हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कांस्टेंट भी है और इक्वल भी है, इक्वल भी है और साथ में कांस्टेंट भी है। जब इन दोनों को हम हटाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें जनाब हमारे पास इक्वल भी है और कांस्टेंट भी है। तो इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन पुट करेंगे, क्या रह गया, माइनस, और यहाँ पर क्या रह गया, x। तो मीन के a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x and the negative sign it is always towards the mean position. So it mean के the mass attached to the spring is a simple harmonic motion because it satisfied the simple harmonic equation. इसने क्या किया, simple harmonic equation को satisfied किया। तो mass attached to the spring जो है हमारे पास simple harmonic motion है। तो इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।